हाँ चलिए, वेक्टर में हम लोग देख रहे थे ना, वेक्टर का लामिस थ्योरम हो गया था कल। आज हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग dr से दिखाते हैं और डायरेक्शन कोसाइन को dc से। ठीक है, ये क्या है? रोशन भी नहीं आया क्या? ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक ये वेक्टर है OP। ओके, OP क्या है? हमारा एक वेक्टर है, यानी कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? A, B, C। OP वेक्टर क्या है? AI कैप, BJ कैप, CK कैप। तो हमारे पास दीजिएगा ना, 3 पेन दीजिएगा। हाँ ले, हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है ना, ये हमारे पास 3 एक्सिस है। यहाँ स्पेस में कोई एक पॉइंट है, स्पेस में, तो ये पॉइंट P जो है वो x एक्सिस से लाइए, ये हमारा वेक्टर है। ओके, ये हमारा वेक्टर है, हमारा x एक्सिस ये है। तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। मान लीजिए x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? गामा। ठीक है, इतना समझ में आया? ले लीजिएगा ना। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। y एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल? बीटा। और z एक्सिस से कितना बना रहा है? गामा। तो A, B और C ये कहलाता है डायरेक्शन dr। ये क्या कहलाता है? dr। ABC क्या कहलाता है? dr। dr का मतलब है डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर। और इसको भी क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर। ये ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो है ABC का। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, सुनो ना संजीव, संजीव सुनो, माइक लगाए हुए हैं, आओ ना अंदर आओ। पहले नोट कीजिए। पहले तो 11th वाला को देंगे। देखिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम लोग LMN भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LMN। यानी कि ये जो वेक्टर x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, उस एंगल का कॉस के साथ अगर लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कॉस बीटा को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, कॉस गामा को भी हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। किसका? OP वेक्टर का। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू बताइए तो कितना होगा? √A² + B² + C²। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होता है कॉस अल्फा, वो भी बताते हैं आप लोगों को। कॉस अल्फा देखिए यहाँ पर, ये बताइए तो ये लेंथ कितना है? A है, ये लेंथ A है ना। तो कॉस अल्फा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि A डिवाइडेड बाई √A² + B² + C²। कॉस बीटा इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A² + B² + C²। सिमिलरली फिर यहाँ पर करेंगे तो ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? C डिवाइडेड बाई √A²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत क्या? तो कोई आपसे पूछे कि एल एम एन क्या होगा तो वो इतना ही होगा। ओके, अब अगर हम देखें इसमें कंक्लूजन निकालें तो देखिए तो क्या है कंक्लूजन। आपको ये इस तरह से सीखना है कि ये नॉलेज है, कोई कॉन्सेप्ट जैसा तो नहीं दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन की तरह आपको लेना है इसको, और ज़्यादा नहीं, है ना। अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आएगा, यानी कि एल स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना आएगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, ए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1। यानी कि याद रखिएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है? नोट करिए। आपसे कहा जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा कितना बताइए, 2 होगा। कैसे? इसी को देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हुआ। तो ये 3 उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, ये सब माइनस है, सॉरी ये सब क्या है, माइनस। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3। तो ये क्या बच गया भाई बताइए, -2 बच गया। तो माइनस से माइनस कट गया तो आ जाएगा फिर ये बोला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। थ्योरी इतना ही था। ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी है। क्या बोलता है कि दो वेक्टर है हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल टू क्या बोलता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, यही ना होगा। और बोलता है कि ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना, दिस इक्वल टू दिस, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो थीटा कितना होगा, कोई दिक्कत। ये tan थीटा कैसे बन गया समझ में आ रहा है ना सबको। ये tan थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, ये समझ में सबको आ रहा है। जिसको जिसको नहीं आ रहा है हाथ उठाइए। हाँ, तो आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना है, ठीक है। उसको ना करके ए बी काट देंगे, cos थीटा को sin थीटा 45 हाँ, थीटा वो भी कर सकते हैं, ठीक ही बोल रहा है। ये काट दिए, cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा जब 45 डिग्री होगा तभी ना दोनों बराबर होगा। तो थीटा क्या हो गया, थीटा 45 डिग्री में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। cos 45 डिग्री रीचा कितना होता है बताइए,
ऋचा cos 45 डिग्री। तो बोली डरिए नहीं। हाँ √2, हाँ डरिए नहीं, अच्छा से बोलिए, नहीं तो मेरा साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगा ना, तो फिर हम हमेशा घुटते रहेंगे। जवाब दीजिएगा तो समझ में आएगा ना कि क्या किस लेवल के हैं। हटा सकते हैं इसको। जल्दी जल्दी करेंगे हैं? हटा दें इसको। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये क्या है? कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको ले सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन आपको लेना है, ए का प्रोजेक्शन लेना है। ए का प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है ए कॉस थीटा, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट बी की तरफ, इधर की ओर क्या होगा? ए कॉस थीटा। ये ए वेक्टर है, लेकिन यहां पर ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड है। क्या हम इसको इतना भी लिख सकते हैं? क्या देखिए तो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ए कॉस थीटा को हम इतना लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा हो गया डिवाइडेड बाई बी, बी से बी कट गया तो ये क्या हो गया? आ गया। तो इसका बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला यही है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। या आप इसको, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा। अरे बात समझ क्लियर? दूसरा एक और क्वेश्चन होता है, एक और इसी में इसी जैसा दिखता है, आपको बोल देगा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी। ठीक है, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की तरफ निकालिए। उस समय कैसे करिए? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी। ठीक है, अब इसको कैसे करिए? ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा जब आप लिखते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड का असर देखते हैं कि बी की तरफ क्या है, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी वेक्टर का मतलब यह है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा बी कैप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी। ठीक है, यानी कि ए का इधर प्रोजेक्शन और डायरेक्शन कौन देगा?
बी का डायरेक्शन क्या होगा, बी कैप। बी का डायरेक्शन कौन दिखाएगा, बी का डायरेक्शन कौन दिखाएगा, बी कैप। बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। क्या है ये, यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। अरे बात सुनिए, और बी कैप कितना हो जाएगा बताइए, वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी क्या होगा, तो वही होते हैं बी कैप क्या होगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोई भी वेक्टर है आपको पास, कोई भी वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है ही, और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बी ही हो जाएगा, तो बी कट के क्या हो जाएगा, 1। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी का मतलब है ए कॉस थीटा बी कैप, और बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर बाई बी। अरे बस सुनिए, कोई दिक्कत है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी कॉस थीटा बी वेक्टर, लिख, सॉरी बी, हाँ बी वेक्टर। कोई दिक्कत, नोट करिए सर, समझ में आया सबको। सर एक बार और एक्सप्लेन। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम वेक्टर ए को ए कैप लिख सकते हैं, वेक्टर बी को हम बी कैप लिख सकते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ ए, और डायरेक्शन कौन देगा, अच्छा तो ए कैप क्या होगा, ए कैप क्या होगा बताइए, ए कैप को ये नहीं होना पड़ेगा, बताइए तो, हाँ होना पड़ेगा ना, तभी ना कट के ए और ए फिर ए आ जाएगा वेक्टर है। बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी कैप। तो बी कैप क्या होना चाहिए, बी वेक्टर बाई बी, तभी ना बी कट जाएगा तो फिर बी वेक्टर आ जाएगा। यानी कि किसी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर क्या होता है, रियल जो वेक्टर है और बाई उसका मैग्नीट्यूड। हो गया, यानी कि आपको बोल देगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो आप क्या करिएगा, ए कॉस थीटा और बी के तरफ का डायरेक्शन लीजिएगा। बी कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ए कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बी कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। रहेगा दिमाग में, बढ़े आगे, हटा सकते हैं इसको। आइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉक्स है, क्या है हमारे पास, ये बॉक्स पहले यहाँ था A1 B1 C1 पर, या कोई पार्टिकल है, कोई मास है, कुछ भी कह सकते हैं। ये अभी हमारा R1 वेक्टर है। कितना है ये वेक्टर, R1 वेक्टर कितना होगा आप लोग के अनुसार बताइए तो, ठीक है। इसको हम A से B ले आए, कहाँ लाए, ये वाला पॉइंट क्या है, B। तो ये एक नया वेक्टर बना, ये है A2 B2 C2, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, A से B लाए ना, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी।
तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो, R2 वेक्टर हमारा कौन सा है, ये वाला है। R2 क्या होगा बताइए तो, आप देखिए तो ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ की मदद से देखिए तो किसको किसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल लॉ इसमें लगेगा। बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन क्या लिखिएगा, R1 प्लस AB वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, लिखिएगा। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यही ना ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ तो यही है। तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा बताइए, A से B डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, अरे बात सुनिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है कि हम R1 को डिस्प्लेस करके R2 बना दिए, R1 को डिस्प्लेस करके क्या बना दिए, R2। तो ये जो लेंथ मिलेगा, ये जो वेक्टर मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। अब R2 माइनस R1 को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R, और वेक्टर है तो ऊपर में क्या दे देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, अरे बात सुनिए, AB वेक्टर ही क्या है, डेल्टा R है। डेल्टा R वेक्टर इज नथिंग बट AB वेक्टर। क्लियर क्या, नोट करिए ना जल्दी से।